उसने झूठ को भी सच की तश्तरी में रखकर कुछ इस तरीके से परोसा था कि जमाना उस झूठ को भी सच मान बैठा था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और आखिरकार उस झूठ और फरेब की सियासत करने वाले का सच आज दुनिया के सामने ही आ गया है। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अपने फरेब पर क्या बोलूं, फिर से खुद को सच्चा साबित कैसे करूं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। 5 साल पहले यानी 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश के आरोपों को लेकर जो तूफान उठा था, वो भले ही कानूनी तौर पर शांत हो गया हो, लेकिन बयानबाजी के जरिए सियासी बवंडर एक बार फिर से लौट आया है। एसीबी जिसने पहले केस दर्ज किया था, उसने कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर दाखिल कर दी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए मामला बंद किया जाए। कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया और जो लोग आरोपी थे वो ससम्मान अब बरी हो चुके हैं। इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी का दौर देखने को मिला। अब इस पूरे मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की भी एंट्री हो गई है, जो कि फोन टैपिंग मामले में अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। इस वक्त सीधी बातचीत के लिए लोकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सचिन पायलट जिन्होंने मेवाड़ में अपना जन्मदिन मनाया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए मामला बंद किया जाए, और जिससे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है और जो आरोपी थे उन्हें ससम्मान बरी कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इस पूरे मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की भी एंट्री हो गई है, जो फोन टैपिंग मामले में अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। इस वक्त सीधी बातचीत के लिए लोकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। लोकेश जी, वक्त वक्त पर ये फोन टैपिंग वाला मामला इसका जिंदा हो ही जाता है और आपकी एंट्री इस मामले पर हो जाती है। आपने तो ये पूरा मामला देखा है, कोर्ट ने भी कह दिया है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन अशोक गहलोत हार नहीं मान रहे और उन्होंने फिर से एक बार पूरी कहानी बताई है। आप उस वक्त को कैसे याद करते हैं? देखिए, जब ये पूरी की पूरी कहानी रची गई थी और जब मैंने इसका पर्दाफाश किया, उसके बाद से लगातार मैं ये कह रहा हूं कि ये तो झूठी और मनगढ़ंत कहानी थी, षड्यंत्र था, साजिश थी, जिसे अब पूरी तरीके से बेनकाब सब लोग हो गए हैं। जब न्यायालय की तरफ से निर्णय आ गया और जो जांच एजेंसी थी उसने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह से सरकार को गिराने की कोई साजिश नहीं रची गई। क्योंकि अपनी रिपोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ना तो कोई ऐसे प्रमाण मिले, ना कोई साक्ष्य मिले जिनमें पैसे के लेन देन की कोई बात रही हो या विधायकों के खरीद फरोख्त की कोई बात रही हो, ना ही बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, तो सीधे तौर पर जो भी कहानी गढ़ी गई थी वो झूठी और मनगढ़ंत थी। अब जब ये स्पष्ट हो ही चुका है, न्यायालय का भी निर्णय आ गया है कि ये पूरी की पूरी फर्जी एक साजिश थी। यानी राजस्थान में मैंने पहले दिन से कहा, जब से मैंने इस पूरे मामले को टेकअप किया और मैंने मुखर होकर बोलना शुरू किया, उसी दिन से मेरे ये शब्द रहे कि राजस्थान में ना तो कोई सरकार गिरा रहा था, ना सरकार गिर रही थी। ये पूरी एक झूठी मनगढ़ंत कहानी थी जिसके प्रमुख रचयिता और सूत्रधार तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। और इस कहानी को गढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण थे सचिन पायलट। क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री को जो सबसे बड़ा डर था वो अपने ही उप मुख्यमंत्री से था। उन्हें हमेशा ये लगता रहता था कि पता नहीं मुझे हटाकर कब इस नौजवान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो इस व्यक्ति की ऐसी हालत कर दो, इतना डैमेज कर दो, इतना बदनाम कर दो कि कांग्रेस पार्टी खुद इनसे किनारा कर ले और ये कहे कि अब इनके साथ कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है। और वो अपने इस एजेंडे में सफल भी हुए। सवाल उठ रहा है, बिल्कुल जी,
क्या ये कहानी कब से शुरू हुई? जब मध्य प्रदेश में सरकार गिराई तब से ये डर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के मन में शुरू हुआ, या उससे पहले से ही ये डर उन्हें सता रहा था? क्योंकि 2019 में चुनाव हुआ और 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार गई। क्या उसके बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सीएम की कुर्सी जा सकती है और इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया? आखिर ये डर उनको कब से शुरू हुआ? 2018 दिसंबर से, जब उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उसी दिन से उन्हें यह डर था कि मेरी कुर्सी कभी भी जा सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आंचल जी कि जब 2018 के विधानसभा चुनावों का परिणाम आया तो राजस्थान में हर व्यक्ति के मन में ये सवाल उठ रहा था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और बड़ी जद्दोजहद चल रही थी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे या सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में लोग इसलिए देखना चाह रहे थे या इसलिए सोच रहे थे कि उन्होंने पिछले 5 साल 13 से लेकर 18 तक राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास किया। क्योंकि 13 में जिस तरह से करारी हार हुई थी, 21 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और उस वक्त भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में सरकार कभी वापसी नहीं कर पाई है, कभी रिपीट नहीं कर पाई है। तो ये ऐसा हुआ था जिसमें जब इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया और 18 में जब इन्होंने शपथ ली तो उसी दिन से ये डर लग रहा था कि मुझे कभी भी मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी जी के यहां से जो एक तस्वीर जारी हुई थी उसमें आपको याद होगा कि एक तरफ सचिन पायलट जी थे और एक तरफ अशोक गहलोत जी थे, बीच में स्वयं राहुल गांधी जी थे, और यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान उसका हेडिंग करके राहुल गांधी जी के कार्यालय से उनके खुद के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वो तस्वीर जारी की गई थी। तो उसी दिन से प्रदेश की जनता को ये लग रहा था कि आने वाले भविष्य में राजस्थान में इस नौजवान नेता को कांग्रेस की कमान मुख्यमंत्री के रूप में सौंपी जा सकती है। और वही सबसे बड़ा डर का कारण था अशोक गहलोत जी के जहन में कि कभी भी मुझे हटाकर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और उसी दिन से वो बड़े बेचैन रहने लगे, उनको रात को नींद नहीं आती थी, हमेशा इस उधेड़-बुन में लगे रहते थे कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे मेरी कुर्सी हमेशा के लिए बची रहे। मैं पूरे 5 साल राजस्थान में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनकर काम करूं। क्योंकि सामान्य तौर पर जब भी हमसे बातचीत होती थी तो इस बात का जिक्र किया करते थे, कह रहे चिंता मत करो, 5 साल मैं ही रहूंगा, तुम लोग घबराओ मत कोई भी। क्योंकि हम गाए बगाए सवाल पूछ ही लेते थे कि क्या होगा साहब, 5 साल हम चलेंगे नहीं चलेंगे, आप मुख्यमंत्री रहोगे या नहीं रहोगे। तो बड़े कॉन्फिडेंटली वो ये कहते हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ही रहूंगा। तो ये उसी दिन से उन्होंने ये ठान रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़नी है। और तभी से वो इस कुचक्र को रचने के लिए तैयार थे। उनके मन में ये भावना घर कर चुकी थी कि मुझे अब इस व्यक्ति को ठिकाने लगाना है। और उन्हें अवसर मिल गया, जब मध्य प्रदेश की सरकार गई तो उन्होंने सीधे तौर पर, क्योंकि ये इतने शातिर व्यक्ति हैं या शातिर तरीके से राजनीति करते हैं कि सीधे तो ये कह नहीं सकते कि सचिन पायलट को मैं इस तरह से बदनाम कर दूं कि उनको कांग्रेस निकाल दे। बीजेपी का सहारा लेते हुए कि बीजेपी के लोग और सचिन पायलट मिलकर मेरी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। और बार बार इन्होंने जिक्र किया कि धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट ये सब मिले हुए हैं, मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, मेरी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं, मेरे पास इनके खिलाफ सबूत भी हैं। तो ये बातें दोहराते रहे और उसी दिन से इन्होंने तय कर लिया कि अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है। उसी का परिणाम था कि जुलाई 2020 में राजस्थान में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसे सरकार गिराने की साजिश के रूप में बाहर लाया गया और विक्टिम कार्ड खेला कि देखो मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। और आपको लगता है कि सबूत है उनके पास? क्योंकि आपने भी कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई दीजिए कि आपके पास जो सबूत थे, आपने जो पेन ड्राइव दी थी, वो ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आए थे, आप भी पूछ रहे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब तो अभी भी नहीं आया है उनकी ओर से। सबूत होंगे तब तो जवाब आएगा ना। मैं तो बिल्कुल मुखर होके ये चैलेंज कर रहा हूं, आज फिर से उन्हें चैलेंज कर रहा हूं कि आप बार बार सिर्फ आरोप लगाते हैं। अगर आपके पास कोई भी सबूत है तो आप अपने निवास पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और प्रदेश और देश की जनता के समक्ष वो सारे सबूत सार्वजनिक करिए जिनको लेकर आप बार बार कहते हैं कि ये तमाम लोग, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट सहित उनके समर्थित विधायक मेरी सरकार गिराना चाहते थे। बीजेपी इसमें मिली हुई थी। कभी कहते हैं कि 25 करोड़ रुपए दे रहे थे, कभी कहते हैं 35 करोड़ रुपए दे रहे थे। तो आप उन सबूतों को सार्वजनिक कर दीजिए ना, ताकि जो लोग आपको फर्जी बोल रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सारी जो भी साजिश आपने रची वो पूरी तरह से फर्जी थी, राजस्थान में सरकार गिरी नहीं रही थी, वो फर्जी तरीके से गिराए जाने की कहानी मात्र थी, तो उनके मुंह पे ताले लग जाएंगे। लेकिन आप उन सबूतों को सार्वजनिक तो करिए। मैं पिछले 1.5 वर्ष से इस बात को बार बार कह रहा हूं कि सरकार ना तो गिर रही थी ना कोई गिरा रहा था, और वो पिछले 1.5 वर्ष से ये कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है। अरे तो भाई उन सबूतों को सार्वजनिक करिए ना। मेरे पास सबूत थे तो मैं देके आया जांच एजेंसीज को। मैंने पूरी बात नहीं की कि पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप्स अशोक गहलोत जी ने मुझे अपने सरकारी निवास पर बुला कर दिए। मैंने बाकायदा सबूत जांच एजेंसियों को हैंडओवर किए हैं। तो सबूत होता है तो वो इसी तरीके से जाके देने की क्षमता भी रखता है, सार्वजनिक भी करता है। क्योंकि मैंने क्यों दिए, जब सारा का सारा दोष मेरे सर पर डाल दिया गया, मुझे ही उसमें पूरी तरह से आरोपी बना दिया गया जिस काम को मैंने किया ही नहीं। तो मैं अपने बचाव के लिए जो कुछ भी मैंने सबूत के तौर पर रखा था उसे सार्वजनिक किया ना। अगर मेरे पास सबूत नहीं क्योंकि होते तो मेरी बात 2020 में मानता कौन। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल होता है, और बल्कि मैं कहूं कि वो वीडियो भी था जब मास्टर भंवरलाल जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनके और संजय जैन जो कि बीजेपी के नेता रहे, उनके बीच की एक बातचीत थी उसमें। और उसमें मास्टर भंवरलाल तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन संजय जैन बहुत कुछ बोल रहे थे उसमें। क्या वो पूरा प्लान अशोक गहलोत का खुद का रचा हुआ था? क्योंकि आप तो उनके साथ थे, तो आपको तो पता होगा, ओएसडी रहे थे उस वक्त तो आप। ये पूरी की पूरी साजिश खुद ने तैयार की थी हम्म। कि इस तरीके से ये सारा काम होना है और हमें इन कॉल्स को रिकॉर्ड करना है ताकि सबूत के रूप में हम इनको प्रस्तुत कर सकें और ये कह सकें कि देखो इनकी बातचीत में सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। उसमें कहाँ बात की किसी ने कि हमको पैसे दे दो, ले लो। एक तरफा ही तो बातचीत हो रही थी जो भी हो रही थी। तो ये सब जानते हैं। और अब तो जब न्यायालय का निर्णय आ गया और जिन दो लोगों को पूरी तरह से, क्योंकि उस वक्त भी लगभग 27 दिन जेल में रहे, भरत मालानी और अशोक सिंह, दोनों लोगों को 27 दिन जेल में रहना पड़ा। एसओजी ने मुकदमा दायर किया, वो भी राजद्रोह जैसे मुकदमे में, राजद्रोह जैसे आरोप में। और उसी तरह का आरोप यानी राजद्रोह का ही आरोप सचिन पायलट जी के ऊपर लगाया गया। तो ये एक साजिश थी जिसके तहत इस षड्यंत्र में पूरी तरह से इनको नीचा दिखाना था, इनको यानी सचिन पायलट जी की छवि को इतना खराब करना था कि कांग्रेस खुद हाथ जोड़ दे। और इन्होंने बर्खास्त करवाया ना पार्टी से अपनी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को, ये स्टैब्लिश करते हुए कि ये वो व्यक्ति है जो बीजेपी के साथ मेरी कांग्रेस पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, इसे बर्खास्त करो, ये नाकारा है, निकम्मा है, क्या क्या नहीं कहा। और वो अपने मकसद में कामयाब रहे। उन्होंने निकलवाया पार्टी से, बर्खास्त करवाया, सारे काम उन्होंने कर लिए। उसके बाद तो शांति होनी होनी थी। फिर तो उनको मजे आ गए ना कि अब 5 साल तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन उनकी वो मंशा भी पूरी नहीं हो पाई। बाद में आला कमान ने भी ये समझा कि जो व्यक्ति हमारे साथ दगा कर सकता है, जो हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है, क्योंकि आपको वो प्रकरण याद होगा 25 सितंबर 2022 वाला, जब राजस्थान में आज के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को और अजय माकन जी को अपने दूत के रूप में यानी प्रतिनिधि के रूप में पर्यवेक्षक की तरह विधायक दल की मीटिंग के लिए भेजा गया था कि आप जाइए और वहां विधायकों की राय लीजिए। अब जो भी फरमान आलाकमान का रहा होगा वो तो बाद में पता लगता, लेकिन अशोक गहलोत जी ने षड्यंत्र रचकर उस विधायक दल की बैठक को भी अपने निवास पर नहीं होने दिया। जो विधायक दल की बैठक उनके निवास पर होनी थी वो सारे के सारे विधायक चले गए शांति धारीवाल जी के यहाँ, और अशोक गहलोत जी के कहने पर उन सारे विधायकों को बस में बिठाकर स्पीकर महोदय सीपी जोशी जी के यहाँ ले जाया गया। और बाद में सबको पता है कि किसी ने स्वेच्छा से दिए या नहीं दिए, सबके इस्तीफे वहां पर सौंप दिए गए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई, इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम विधायक दल की मीटिंग नहीं चाहते? नहीं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री पहुंच गए थे जैसलमेर
तन्नोट माता के दर्शन करने के बाद मुझे कहते हैं मुझे फोन करके कहते हैं कि आप मीडिया में ये खबर चलाओ कि ये जो तमाम विधायक शांति धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनकी इस बात को लेकर नाराजगी है कि आप हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। जिन लोगों ने 55 दिन तक बाड़ेबंदी में समय व्यतीत किया है, हम में से किसी को भी बना दो, नहीं तो हम जाके सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। और ये दबाव क्रिएट करना था, आला कमान की अवमानना के लिए दबाव बनाया गया कि सारे के सारे विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं। यानी ये बताना चाह रहे थे कि विधायक तो मेरे पास में है, आपका फैसला यहां कोई मंजूर नहीं करेगा। तो उस दिन वो विधायक दल की बैठक वहां नहीं होने दी। उसी दिन आला कमान को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है उसने क्या नहीं किया होगा। अच्छा, तो यहाँ पे दो सवाल है, सारी मैं चीजें आपको इस रोक तरीके रही से बाद में खुलती चली गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे दो सवाल हैं। क्या तनोट माता के मंदिर में जाना, जहां पर नेटवर्क भी नहीं आता है, वहां पर गोविंद डोटासरा भी मौजूद थे, वहां पर अशोक गहलोत भी मौजूद थे, और क्या गोविंद डोटासरा को भी इस पूरे मसले पर फंसाया गया? क्योंकि आलाकमान को समझ में आ गया, लेकिन जिस तरीके से तनोट माता के मंदिर में जाने का प्लान किया गया, वो क्या सोची समझी साजिश का ही हिस्सा था? और गोविंद डोटासरा को भी ले जाना इस तरीके से क्यों? देखिए, ये उस दिन का प्लान तो था ही, इन्हें पता था कि आला कमान के प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं और आज क्या उनका आदेश लेकर आए हैं, ये इन्हें जानकारी थी। और इसी के तहत इन्होंने जो भी प्लान किया उसमें तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे डोटासरा जी, उनको भी शामिल किया ताकि ये नहीं लगे। ये जनता में तो अपनी छवि बिल्कुल साफ और पाक रखना चाहते थे ना हमेशा से, कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ वो तो सामान्य रूप से हुआ। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब नोटिस सर्व किए गए थे राजद्रोह के मामले को लेकर, सचिन जी को भी नोटिस भेजा गया था पूछताछ के लिए, तो नोटिस इन्होंने खुद भी मंगवा लिए और ये कहा कि क्या बड़ी बात हो गई, नोटिस तो मेरे पास भी आया है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरीके से अपने आप को पेश करते हैं जनता के सामने, लोगों के सामने, कि जो कुछ है वो नेचुरल है, जबकि ये सब कुछ प्लान था। उनका वहां जाना भी, वहां से मुझे फोन करके ये निर्देश देना कि मीडिया में ये खबर चलाओ ताकि मैसेज जाए भाई कि सारे विधायक तो मेरे साथ हैं, आप करना क्या चाहते हो, आपकी यहाँ चलेगी नहीं। इन्होंने विद्रोह किया आला कमान के खिलाफ, इसे विद्रोह की संज्ञा दी जानी चाहिए। आला कमान की पीठ में खंजर घोंपा, तो वो सारी चीजें जब आला कमान को समझ में आ गई, तो आप देख ही रहे हैं कि आज क्या स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये साजिश आपकी का बातचीत हुई पर्दाफाश सचिन हो पायलट चुका है। जो बात मैं लगातार कहता आ रहा था वो क्लियर हो चुकी है। आपकी बातचीत हुई सचिन देखिए, पायलट बात तो वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यक्रम होते हैं, कभी कभी मिलना होता है, बातचीत भी होती रहती है, तो हमारी बात होती रहती है। इस मुद्दे पर बात हुई क्योंकि जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले पर सारे आरोप बेबुनियाद साबित हुए, उसके बाद सचिन पायलट ने कहा कि जो सच है वो सामने आ गया है और न्यायपालिका पर उन्हें विश्वास है। उसके बाद इस मसले पर कोई बातचीत हुई? क्योंकि आज कहने को अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है, पर अंदर खाने कितनी हुई है ये तो शायद दोनों ही जानते हैं या दुनिया भी जानती है। देखिए, मेरी उनसे इस पूरे निर्णय के बाद या न्यायालय का जो भी निर्णय आया उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। अब तो सारी चीजें स्पष्ट हैं, उन्हें भी पता है कि किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, कैसे उन्हें साजिश का शिकार बनाया गया। देखिए, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से जो नुकसान अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी का किया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक समय था और समय जब एक बार चला जाता है, निकल जाता है, तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो इन्होंने हर वो काम किया जिससे ये खुद बने रह सके। अरे आला कमान तो इन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था, उस चुनाव की प्रक्रिया के लिए इन्हें बुला तक लिया गया था, लेकिन इनकी तो हठधर्मिता थी कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं चाहते थे कि कोई नौजवान आगे आए, कोई सेकंड लाइन की लीडरशिप डेवलप हो। तो इन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए तमाम ताना बाना बुना, तमाम तरह के षड्यंत्र किए और उसमें ये पूरी तरह से सफल रहे। क्या कुर्सी का मुंह इतना होता है लोकेश जी? क्योंकि आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल रही है, शायद वो मुख्यमंत्री के पद से भी बड़ा पद है, लेकिन ऐसा क्या है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको बने रहना था? और अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उस वक्त ऐसा क्या था जो अशोक गहलोत उस कुर्सी को नहीं छोड़ पा रहे थे?
एक तरीके से कह लो कि जो आंख की किरकिरी बनी हुई थी, अगर हम्म। उस व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाए तो उसे ये कैसे बर्दाश्त करें। इसलिए इन्होंने तो सब कुछ ताक पे रख दिया। हम्म। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी इन्होंने ताक पे रख दिया। काला कमान की अवमानना तक करने से गुरेज नहीं किया। तो आप हम्म। सोच सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रति इनका मोह कितना जबरदस्त था। इनको कई बार कहते हुए आपने सुना होगा, सार्वजनिक रूप से हम्म। भी ये कहते थे कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं पर कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। इस तरह के ये बयान दिया करते थे अपने आप को पाक साफ बताए हम्म। रखने के लिए। हम्म। देखिए, अभी जो हाल ही में इस निर्णय के बाद उन्होंने लगभग 24 से 28 घंटे लगाए अपनी एक हम्म। प्रतिक्रिया देने में, क्योंकि इस तरीके के जब कमेंट्स आ रहे थे लोगों की दबी जुबान में चर्चाएं चल रही थी, तो इन्हें लगा कि भाई मैं भी अपनी कोई बात कहूं। फिर हम्म। वही रटे रटाए जो इनके बयान रहे थे कि भाई इन तीन लोगों ने, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सब लोगों ने इस तरीके से मेरी सरकार गिराना चाहा और हम्म। किसी को 35 करोड़ का लालच दिया। तो उस दिन भी इन्होंने सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा नोट अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डाला। तो हम्म। मैंने उस दिन इन्हें फिर चैलेंज किया और ये कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप हम्म। ने आने में वैसे तो काफी देर कर दी, क्योंकि किरकिरी तो पूरे राजस्थान में हो चुकी है, देश बिल्कुल। भर में हो चुकी है कि आपने हम्म। जो भी मुकदमे दायर किए थे वो सारे फर्जी थे, कहीं कोई हम्म। साक्ष्य नहीं मिला, आपने जो साजिश रची थी उसका पर्दाफाश हो चुका है। तो अब अगर आज भी आप ये कहते हैं कि नहीं मैं सही हूं, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात अगर है कि आपके पास कोई सबूत है तो सार्वजनिक कर दीजिए। और हम्म। सबूतों को सार्वजनिक करने के साथ साथ ये भी बताइए कि जो पेन ड्राइव आपने मुझे दी थी उसमें ऑडियो क्लिप्स आपके पास कहां से आए, हम्म। जो रिकॉर्डिंग आपने की या करवाई वो लीगल करवाई या इलीगल करवाई। तो हम्म। आप कम से कम प्रदेश की जनता को ये स्पष्ट तो करिए, और उसके बाद मुझे निर्देश देते हैं कि सारे सबूतों को नष्ट कर दो। तो ये तो हम्म। अपने आप में स्वयं एक आपराधिक कृत्य है। सबूतों को नष्ट करने का निर्देश देना अपराध की श्रेणी में आता है। तो हम्म। आप तो उस अपराध को स्वयं कर रहे हैं, मुझे निर्देश दे रहे हैं कि सबूत नष्ट कर दो। तो ये जो सारा का सारा खेल रचा गया और जो इनकी मंशा थी वो यही थी कि सचिन पायलट प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सिर्फ उन्हें रोकना ही इनका एक सबसे बड़ा एजेंडा था, जिन्होंने कर दिया। अब आज की स्थिति आप देख लीजिए कि कैसे हम्म। ये बार बार अपने उस आरोप को दोहरा रहे हैं। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये कभी सबूतों के साथ जनता के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि सबूत होते तो अभी तक ये इस तरीके से बैठे नहीं रहते, ये भी मेरी तरह सार्वजनिक करते कि ये देखिए ये सबूत रहे जिन्हें मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। भाई अगर आपको राजनीतिक रूप से अपनी छवि को साफ और पाक रखना है तो कम से कम सच तो अब प्रदेश की जनता और देश की जनता को बताना ही होगा। अब वो हम्म। समय नहीं रहा कि आप अंदर ही अंदर सब कुछ कर लें और जनता आपसे जवाब नहीं चाहे। अब तो राजनीति पारदर्शिता का नाम हो गई है। जितने पारदर्शी तरीके से आप अपने तथ्यों को उजागर करेंगे, अपनी बातों को कहेंगे, उतनी ही पारदर्शिता से आपको लोगों का जो स्नेह है वो प्राप्त होगा। तो आप तो सिर्फ गोलमोल करके सारी चीजों को आरोपों के रूप में उसी तरीके से दोहराते जा रहे हैं जो आप पहले कर रहे थे। सबूत हम्म। है तो सामने लाइए और अपने आप को इस बड़ी दुविधा में जो आप फंस चुके हैं उससे मुक्त कर लीजिए अशोक गहलोत जी। ठीक है। 2020 में जब ये पूरा कांड हुआ, मानेसर कांड, उसके बाद सचिन पायलट को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी चली गई, डिप्टी सीएम भी वो नहीं रहे। लेकिन बाद में वो आए, अब पार्टी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। लेकिन सचिन पायलट के पास जिम्मेदारी है, पूरे देश में दौरे करते हुए वो दिखाई देते हैं, लेकिन अशोक गहलोत के पास कोई जिम्मेदारी फिलहाल ऐसी नहीं है। तो अब क्या माना जाए कि जो आने वाला वक्त है वो सचिन पायलट का ही है? क्योंकि आपने भी कहा था कि देर आए दुरुस्त आए। उस वक्त बेशक बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या 2028 के बाद ऐसी संभावना है? क्योंकि अशोक गहलोत भी अब चौथी बार सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, कैंपेनिंग भी शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि सपना तो ये अभी भी इतना बड़ा देख रहे हैं, अपने आप को उसी तरीके से मार्केट करने का प्रयास कर रहे हैं कि चौथी बार मुख्यमंत्री फिर मैं ही बनूंगा। हम्म। बहुत से लोगों के पास इनके कार्यालय से फोन जाते हैं कि अरे भाई आइए मिलिए साहब से, ये वापस आ रहे हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इनका सपना तो यही है कि ये फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपको राहुल गांधी जी का वो बयान याद रखना चाहिए
जो उन्होंने इन सब लोगों के लिए कहा कि आगे कौन जाएगा, कौन रेस का घोड़ा रहेगा, कौन आगे जाके कमान संभालेगा, कौन कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, कौन कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोगी की भूमिका निभाएगा, तो अब सब कुछ स्पष्ट है। उनको भी इस बात का पूरी तरह से पता लग गया है कि ये किस तरह की राजनीति करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपने आप को बनाए रखने का है। अगर ये कांग्रेस पार्टी का भला चाहते तो क्या राजस्थान में कांग्रेस की सेकंड लाइन की लीडरशिप को डेवलप नहीं करते, या डेवलप नहीं होने देते, या उसका सहयोग नहीं करते? अरे राजनेता मेरी नजर में वो राजनेता होता है, वो सफल राजनेता होता है जो अपने पीछे 100 नए लोगों की टीम तैयार खड़ी करके जाए कि कांग्रेस को संभालने के लिए ये टीम रही जो मैंने तैयार की है। आप तो उस टीम को छोड़ो, अगर कोई अपने बलबूते आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर स्किल्स है, आपने तो उसको भी उसके पैर को काटने में और उसको भी पीछे से लटकने में कमी नहीं छोड़ी। आपने तो उसका भी करियर पूरी तरह से चौपट करने में कसर नहीं छोड़ी। तो इन्होंने कभी कांग्रेस का भला नहीं चाहा, सिर्फ अपने लिए लगे रहे और अपनी कुर्सी को बचाने में लगे रहे। तो जहां तक आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में आगे का भविष्य क्या होगा, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अब नौजवानों को मौका देना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, देश भर में राहुल गांधी जी की मंशा है कि नौजवान आगे आए, कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे और मजबूती से आगे बढ़े, प्रदेश का नेतृत्व करें, मुख्यमंत्री बने। तो अब ये क्लियर है कि उनकी जो मंशा है उसी दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस नौजवानों के साथ आगे बढ़ेगी और नौजवानों को मौका देगी। बिल्कुल लोकेश जी, आपको भी राजनीति में एक लंबा अरसा हो गया और आपने पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जो कि राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, उनको इतने करीब से देखा है। राहुल गांधी के बयान की आपने क्योंकि बात की, तो आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत कौन से वाले रेस के घोड़े हैं? अब वो घर बैठने वाले घोड़े हैं, जिन्हें अब घर बैठकर आराम करना चाहिए और नौजवानों का मार्गदर्शन करना चाहिए। जो अनुभव उनके पास है, जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है, उसे आगे बढ़ाते हुए नौजवानों को गाइड करना चाहिए कि अब आप संभालिए, मुझसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं। अब उन्हें ये करना चाहिए और वो इसी काम के अब आगे के लिए रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि वो आशीर्वाद भी दें नौजवानों को कि चलिए आगे बढ़िए, पर मुझे लगता नहीं अगर ऐसी मंशा होती तो इतने परेशान नहीं होते। ये पहली मर्तबा है जब, यानी अभी तक साल भर भी नहीं हुआ, 2 साल होने को आए हैं इस नई सरकार को, साल भर बाद ही इन्होंने हर जगह घूम घूम कर ये प्रचारित और प्रसारित करना शुरू कर दिया कि मैं हूं, सिर्फ मैं ही हूं और 2028 के चुनावों में मैं ही आगे आऊंगा, मुख्यमंत्री मुझे ही बनाया जाएगा। तो जिस व्यक्ति में अभी से इतना डर हो गया हो, तो आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में, भविष्य में वो इस ख्वाब को सिर्फ देखने की मंशा रखते हैं, वो ख्वाब उनका कभी पूरा हो नहीं पाएगा। अच्छा, एक सवाल लोगों के मन में भी होगा कि जिस सचिन पायलट से उनको इतना डर था, जब वो सीएम की कुर्सी पर थे तब भी इतना डर था कि मेरी कुर्सी जा सकती है और सचिन पायलट उसकी जगह ले सकते हैं। 2022 में भी इतना सब कुछ हुआ, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि सचिन पायलट उनसे मिलने के लिए घर जाते हैं और वो बुला लेते हैं, क्योंकि उससे पहले जब अशोक गहलोत की तबीयत खराब हुई थी, सारे नेता वहां गए थे, उन्होंने सबको समय दिया, लेकिन सचिन पायलट को समय नहीं दिया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि राजेश पायलट की पुण्यतिथि से पहले वो सचिन पायलट से मिलते हैं, तस्वीर जारी होती है और ये जताने की कोशिश होती है कि दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है। क्या सरकार चली गई इसलिए, या आने वाले वक्त की कोई प्लानिंग है? देखिए, राजनीति में कहते हैं ना कि कभी कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, ना ही कोई दोस्त होता है। ये सिर्फ राजनीतिक चालें होती हैं। आपको यहाँ एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें कोई भूमिका अशोक गहलोत जी की नहीं रही। ये तो बड़प्पन सचिन पायलट जी ने दिखाया था कि अपने पिताजी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम के लिए वो उनके निवास पहुंचे और उन्हें आमंत्रित किया। तो उन्हें इससे बड़ा अवसर क्या मिल सकता था मीडिया में आने के लिए? भाई, अपने आपको बनाए रखने के लिए कुछ तो चाहिए ना। उन्होंने झट से मुलाकात की और उन तस्वीरों को खुद के यहीं से जारी करवाया सारे मीडिया में कि देखिए मैं मिला हूं। और जब बाद में वहां पहुंचे उस कार्यक्रम स्थल पर, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो कहीं किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है, हमें तो बहुत मोहब्बत है। तो ये तो देश और प्रदेश की जनता जानती है कि उन्होंने कितनी मोहब्बत की उस व्यक्ति के साथ जिसे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, सरकार नहीं है,
खुद कुछ नहीं है, अभी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो अब पार्टी का और आला कमान का भी तो कहीं कोई निर्देशन रहता ही होगा कि अब आपको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। और ये सही भी है कि जब दो प्रतिद्वंदी एक साथ एक मंच पे नजर आते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलती है और ये लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा का बिंदु बना हुआ है कि हाँ, ये लोग दिल से कौन किसके साथ है ये तो आपको हमें नहीं पता ना, कि कौन किस तरीके से काम करेगा नहीं करेगा आने वाले समय में। लेकिन हाँ, दिखाई देने वाले रूप में साथ आए तो उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा भी होगा, और अगर इसी तरीके से आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि ये फिर से वही कर लेंगे जो उन्होंने 2018 में किया था, तब भी प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी के लोगों का रुझान सचिन पायलट जी की तरफ था। लेकिन ये क्या करते हैं, जब भी चुनाव आते हैं बिल्कुल नजदीक और परिणामों से पहले अपने आप को लेकर इस तरीके की बातें फैलाना शुरू करते हैं कि मैं था सुदूर नहीं, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, तो ये फिर वापस उसी रोल में आ जाएंगे। इसलिए सभी को सचेत रहने की जरूरत है कि अब इनकी भूमिका सिर्फ मार्गदर्शक की रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्या आपको लगता है लोकेश जी कि अब सचिन पायलट भी और ज्यादा राजनीति के गुर सीख चुके हैं? क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि सचिन पायलट जहां भी जाते हैं युवाओं को आगे करते हैं। एनएसयूआई का जब पैनल डीयू में था तो वो उनको भी सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं। इससे पहले जब राजस्थान में चुनाव को लेकर के कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, वो युवाओं के बीच में पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या सचिन पायलट युवाओं के जरिए खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? युवाओं का स्नेह तो उन्हें काफी मिलता ही मिलता है, और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयासरत भी रहते हैं। इसीलिए तो युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए, राजस्थान में भी जब विधानसभा चुनाव हुए तो जो भी उनके की मजबूती से पैरवी की और उन लोगों को टिकट भी मिला, तो जहां तक युवाओं को साथ लेकर चलने की बात है वो पूरा प्रयास करते हैं कि युवाओं के साथ आगे बढ़े और उनको साथ लेकर चले। तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट जी को युवाओं का काफी साथ है, युवाओं का स्नेह उन्हें मिलता है, युवाओं का लगातार साथ उन्हें मिलता है, सहयोग उन्हें मिलता है। तो आने वाले समय में राजस्थान में युवाओं को आगे लेकर चलने का जिस तरीके से वो प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर उसमें सफल भी होंगे। आपको लगता है कि 2018 में अगर वो 99 सीट नहीं आई होती, उससे ज्यादा कांग्रेस की सीट आ जाती, तो क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते और अशोक गहलोत नहीं बनते? क्योंकि निर्दलीय विधायकों का जो साथ था वो अशोक गहलोत को मिला और इसी वजह से वो मुख्यमंत्री बने। क्या ये परिस्थितियां कुछ और हो सकती थी? क्योंकि आपने तो बहुत करीब से उस चुनाव को देखा है। आप याद कीजिए वो निर्दलीय विधायक थे कौन? वो सारे के सारे कांग्रेस के ही तो बागी विधायक थे, बागी कैंडिडेट थे जो विधायक चुनकर आए। बाद में क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था इसलिए निर्दलीय कहलाए। लेकिन सारे के सारे अशोक गहलोत समर्थित विधायक थे, उन्हीं के लोग थे वो जिनको कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आगे किया गया। तो निश्चित तौर पर वो लोग तो उनका समर्थन ही करते, वो ये कहते कि भाई इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि कौन मुख्यमंत्री बनता कौन नहीं बनता ये तो आला कमान और विधायकों की राय के बाद ही तय किया जाता है। और उस वक्त आला कमान ने जो भी निर्णय लिया होगा उस तत्कालीन समय के हिसाब से सही लिया होगा। तो सीटें कम आती या ज्यादा आती, 100, 110, 120 आती, तो उस परिदृश्य में आला कमान का निर्णय क्या रहता ये तो उन्हीं को पता है, और वही इसको बेहतर बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री वो इन्हीं को, अशोक गहलोत जी को बनाते या सचिन पायलट जी को बनाते। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय आला कमान विधायकों की राय के माध्यम से ही करते हैं, और वो सही निर्णय होता है उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां बदलती ही रहती है। लेकिन जिस तरीके से 2022 के बाद कई बार ऐसा हुआ जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर साथ नहीं दिखाई दिए, लेकिन धीरे धीरे वो वक्त भी आया जब दोनों एक मंच पर साथ दिखाई दिए, भले ही दूर दूर बैठे हों लेकिन दिखाई देने लगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? क्या ये पुत्र मोह की वजह से है कि अशोक गहलोत अब सचिन पायलट के साथ नजर आ रहे हैं? उनको अपने घर पर भी बुला लिया राजेश पायलट की पुण्यतिथि से पहले। ये आपने एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, पुत्र मोह। पुत्र मोह के चक्कर में तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अपने पुत्र को सांसद बनाने के लिए पहले उन्होंने जोधपुर से चुनाव लड़वाया,
वहां चुनाव नहीं जीत पाए तो उसके बाद जालोर में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि ये किसी तरीके से सांसद बन जाए। तो उन्होंने बाकी सब चीजों को छोड़ दिया था। जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अपने पुत्र की कैंपेनिंग के लिए तो देश भर में कहीं कोई अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का आदमी है तो वहां जाके प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क स्थापित किया गया कि भाई आपको इन्हें चुनाव जिताना है, सिर्फ अपने पुत्र के लिए। बाकी और भी तो 24 सीटें थी राजस्थान में, किसी और के लिए उन्होंने इस तरीके से कैंपेनिंग नहीं की जिस तरीके से अपने पुत्र के लिए की। तो हो सकता है भविष्य में फिर उनका ये प्रयास रहे कि वो उसे किसी और जगह पहुंचाने का प्रयास कर सकें। तो ये सब राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनेंगी क्या नहीं बनेगी ये तो आगे भविष्य के गर्भ में है। लेकिन निश्चित तौर पर जो दिखाई दे रहा है, अगर ये भी दिखता रहा तो पार्टी को इससे फायदा ही होगा। जो लोग अभी तक एक साथ नहीं थे, अगर एक मंच पर साथ बैठकर कांग्रेस को आगे ले जाने की बात करते हैं तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन इस सब के पीछे एक कहानी जो झूठी रची गई थी, जो षड्यंत्र रचा गया था, वो तो इस जनता के सामने आ ही गया। तो अब क्या जनता की नजर में अशोक गहलोत जी का वो व्यक्तित्व रह पाएगा जिस व्यक्तित्व के सहारे इन्होंने आज तक राजस्थान में एक स्वच्छ तरह की राजनीति करके अपने आप को पाक साफ दिखाने का प्रयास किया था। अब ये जनता तय करेगी कि इनको राजनीतिक रूप से क्या दर्जा देगी, कितनी इनकी बात मानेगी, कितना इनके कहने के हिसाब से आगे की स्थितियां बनेंगी और कितना इन्हें चाहेगी। तो ये समय अब बताएगा। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि चौथी बार भी गहलोत कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है और कई बार बिल्कुल। हमने वो वीडियो देखे हैं कि जब पीआर टीम की डिफेंडर गाड़ी ले लीजिए, वो भी एक पीआर स्टंट कहा जा सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके नजर आए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से हाईकोर्ट का ये फैसला आया है कि सरकार गिराने की कोई साजिश नहीं हो रही थी, सारे आरोप बेबुनियाद हैं, इस आरोप के बाद अशोक गहलोत को 24 घंटे लगे इन सारी बातों को कहने के लिए, हनुमान बेनीवाल का उन्होंने जिक्र किया, आपको लगता है कि अपने पीआर स्टंट के जरिए, उसके जरिए क्या वो अब परिस्थिति को बदल पाएंगे या जो धारणा बन चुकी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी? अब परिस्थिति नहीं बदलेंगी। ये जो पीआर स्टंट जितने तरह के किए जा रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को बनाए रखने के लिए और ये मैसेज सर्कुलेट करने के लिए कि मैं ही हूं अभी और जनता का स्नेह, जनता का प्यार सिर्फ मुझे ही मिलता है, मैं ही राजस्थान का एकमात्र नेता हूं कांग्रेस का जिसे जनता चाहती है। लेकिन अब ये मार्केटिंग का दौर एक सही और निश्चित समय पर अगर सही तरीके से उपयोग में लिया जाए तभी काम आता है। जब आपके खिलाफ सारी चीजें हो जाएं और वो सारे सच उजागर हो जाएं कि आपने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे हैं, तो कोई पीआर टीम उनकी भरपाई करके आपको वापस उस स्थिति में नहीं पहुंचा सकती, चाहे आप कितना ही डिफेंडर वाला अपना जो स्टंट है वो कर लें या जनता के बीच जाकर ये दिखाने का प्रयास करें कि देखो कितनी भीड़ मेरे स्वागत के लिए आ रही है, कितने लोग मुझे आज भी चाहते हैं। ये सिर्फ आपको रील्स बनाने के लिए ही उपयोग के लिए अच्छे हैं। बाकी जनता जब अपना कुछ मंतव्य बना लेती है, जनता जब ठान लेती है तो निश्चित रूप से वो अपने मतदान के दिन उसको भावना के रूप में व्यक्त करती है कि हमारी भावना ये है कि हम अब किसे चाहते हैं और किसे नहीं चाहते हैं। तो ये बने रहने का प्रयास है। अब ये कितने सफल हो पाते हैं ये आगे पता लगेगा। जब जब क्योंकि पीआर स्टंट की बात हो रही थी, 2023 के चुनाव से पहले या उसके वक्त में हमने बहुत जोर शोर से वो पीले, माफ कीजिएगा, वो गुलाबी थैले देखे, बिल्कुल, और आज भी कहीं ना कहीं वो दिख ही जाते हैं किसी ना किसी, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हो पाई। अब गोविंद डोटासरा ने लगभग 2 साल बाद एक बात कही है और क्यों कहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इतना प्रचार किया लेकिन फिर भी हम जमीनी स्तर तक के लोगों तक नहीं पहुंच पाए। इतना प्रचार करने के बाद भी अगर आप जमीन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो गांव में रह रहे हैं या अंतिम छोर पर रह रहे हैं, आप अगर उन तक अपनी योजना का लाभ नहीं पहुंचा पा रहे तो फिर ऐसे पीआर स्टंट का क्या फायदा। जितना प्रचार आपने किया, वो गुलाबी थैले तो हमको आज भी दिख जाते हैं। तो गोविंद डोटासरा ने आखिर ये बयान क्यों दिया? देखिए ये बयान बिल्कुल सही था कि सिर्फ प्रचार ही प्रचार था और वो प्रचार भी चुनावी वर्ष में। देखिए चुनावी वर्ष में अगर आप कोई भी गतिविधि करते हैं तो जनता तब तक मानस बना चुकी होती है। जनता को लगता है कि अब तो इन्हें चुनाव में जाना है, इसलिए अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं।
और इन्होंने जिस तरह से जिन एजेंसीज को ये पीआर का काम दिया था, उन्होंने भी बड़े फौरी तौर पर सिर्फ और सिर्फ इन्हें बेवकूफ बनाते हुए पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था कि हमारी गिनती तो 120 के ऊपर शुरू हो रही है, सरकार तो हम बना रहे हैं, अब तो ये देखना है कि हमारी सीटें कितनी आएंगी। इस तरह से इन्हें पूरे तरीके से अपने उसमें ले लिया था और ये महसूस कराया था कि हमारी इस मार्केटिंग की वजह से आप वापस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी। तो वो जो थी पिंक थीम, जिसमें गुलाबी रंग के थैले, गुलाबी कटआउट, गुलाबी, पूरा प्रचार ही गुलाबी कर दिया। पता नहीं कोई डिब्बा कंपनी थी किसी तरीके की, कोई डिजाइन बॉक्स बॉक्स जैसी करके, उस कंपनी को ये ठेका दिया गया था राजस्थान में पीआर का, मुख्यमंत्री की पीआर का। लेकिन पीआर तो तब सफल होती जब उसको सही समय पे किया जाता। समय तो निकल चुका था, जनता मानस बना चुकी थी कि आपने जो योजनाएं बनाई हैं वो सिर्फ कागजी रही हैं। बहुत कम लोगों तक उन बयान दिया कि हम उन योजनाओं को जमीन तक नहीं पहुंचा पाए, कागजों में रही, अखबारों के विज्ञापनों में रही, टीवी के विज्ञापनों में रही, प्रचार सामग्री में रही, लेकिन जनता को लाभ के रूप में जो पहुंचानी चाहिए थी वहां तक हम सफल नहीं हो पाए। अगर इतनी अच्छी योजनाओं का लाभ जनता को मिल भी जाता सीधे तौर पर, तो भी हम कहीं ना कहीं सरकार बना लेते। दूसरा, जो आपने एक हठधर्मिता अपनाई, यानी जिन लोगों से व्यक्तिगत नाराजगी थी जनता की, आपने वापस उनके लिए पैरवी की और उन्हें टिकट दिलवाया। आपने क्यों जिद की? जिन लोगों को उनके विधानसभा क्षेत्र में घुसने पर जनता काले झंडे दिखा रही थी, उनकी गाड़ियों पर पथराव कर रही थी, इतनी नाराजगी थी जनता की, मतदाताओं की, फिर भी आपने सिर्फ उनका एहसान चुकाने के लिए कि ये लोग सरकार बचाने वाली जो भी मैंने एक षड्यंत्र रचा था उसमें मेरे साथ खड़े थे, तो मुझे अब इनका एहसान चुकाना है। एहसान चुकाने के तो बहुत से तरीके होते हैं। सबसे पहले ही प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि मैं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की वापसी करवाऊं, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी कठोर निर्णय लेने पड़े, कितने भी टिकट मुझे बदलने पड़े। पर ऐसा नहीं किया इन्होंने, अपनी हठधर्मिता के चलते और सिर्फ हवा में प्रचार से प्रसन्न होकर ये महसूस कर लिया कि मैं तो वापस मुख्यमंत्री बन गया, जनता ने वापस घर बिठा दिया। तो ये सही बयान था और ये होना चाहिए कि जो भी आप काम करें सही समय पर उसका सही तरीके से प्रचार करें, तो निश्चित तौर पर जनता उसको लेकर मानस बना लेती है। आखिरी के वर्ष में तो आप कुछ भी कर लें, तब तक लगभग 3 साल के समय के बाद जनता अपने मस्तिष्क में ये पूरी तरीके से भावना लेकर आ जाती है कि अब ये अगला काम सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि ये चुनाव में जा सकें, वरना हमारे पास किस मुंह से आएंगे। तो जब ये सोच जनता के मन में आ जाए, ये भावना उनके मन में आ जाए, तो वो उसी तरीके का परिणाम फिर देते हैं हमें, और यही कारण रहे कि हम वापसी नहीं कर पाए अपनी। अच्छा, क्योंकि पिंक प्रचार की इतनी बात हो रही है, वो वक्त भी था जब 2013 में 21 सीटें आई थी। क्या आप ये मानते हैं कि पिंक प्रचार इतना प्रचार किया इसलिए 70 सीटें भी आ गई? वरना जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा था, बेरोजगारी अपने चरम पर थी और जंगल राज हम कह सकते हैं, क्योंकि कानून का भी बहुत बुरा हाल था। क्या ये एक वजह हो सकती है, या फिर टिकट का वितरण, जो कि सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद स्वीकार कर चुके हैं कि टिकट का वितरण अगर सही तरीके से हो जाता तो 2023 में सरकार बन जाती? तो आप क्या मानते बिल्कुल सही बात है कि उस वक्त सही निर्णय लिए गए होते तो राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां 100% सरकार वापसी की उम्मीदें थी। हैं? और अगर 25 से 30 टिकट बदल दिए जाते, नए नौजवानों को मौका दिया जाता, और जो चेहरे जिनके प्रति व्यक्तिगत नाराजगी थी मतदाताओं की, जनता की, उन्हें बदल दिए जाते, तो निश्चित तौर पर आज हम सरकार में होते और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में होती। तो ये जो इन्होंने निर्णय लिए वो पूरी तरह से गलत थे कि अपने ही लोगों को हठधर्मिता पूर्वक उन्होंने टिकट दिलवाए। प्रचार तो किया ही, तो नाराजगी जो हम कहते हैं ना कि कांग्रेस से या मुख्यमंत्री से जनता की नहीं थी। मैंने भी अपने व्यक्तिगत सर्वे में दौरा करके अपनी एक रिपोर्ट बनाकर मैंने उन्हें मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की, और उसमें स्पष्ट रूप से बाकायदा नाम लिखकर कि ये व्यक्ति यहां से इतने मार्जिन से चुनाव हारेगा, 25 से 30 नाम थे, और वो वही नाम थे जो अधिकतर चुनाव हार गए हैं। मैक्सिमम ये सारे मंत्री थे। तो उस रिपोर्ट को भी उन्होंने खारिज कर दिया, और जो स्वतंत्र तरीके से मीडिया ने की या एआईसीसी के जो लोग थे उन्होंने भी अपनी एजेंसीज के माध्यम से जो सर्वे कराया, उन सब में सिर्फ यही बात निकलकर सामने आ रही थी कि हमें टिकट बदलने चाहिए, नए लोगों को और मौका देना चाहिए। लेकिन ये गलतफहमी के शिकार थे। इन्हें लग रहा था
कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि वापसी करवाऊंगा सरकार की, हर हाल में करवाऊंगा। और यही इन्होंने आलाकमान को भरोसा दिलाया, तभी तो इनको फ्री हैंड दे दिया। आलाकमान ने कहा ठीक है भाई, आप इतने आश्वस्त हो कि आप सरकार की वापसी करवाओगे तो आप चाहे जो करो। लेकिन तब भी इन्होंने आलाकमान को धोखा ही दिया और सरकार की वापसी नहीं करवा पाए। अच्छा, क्योंकि 2023 में हमने देखा कि किस तरीके से टिकट वितरण हुआ था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की गुट की बात हमेशा से कांग्रेस में की जाती है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि कोई गुटबाजी नहीं है, दोनों एक हो चुके हैं। लेकिन हमने देखा कि सचिन पायलट अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते थे, अशोक गहलोत अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते थे, और वजह यही रही कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुद स्वीकार किया कि टिकट वितरण अगर सही तरीके से होता तो 2023 में कांग्रेस की सरकार आ जाती। अब 2028 में भी चुनाव होने हैं। जब सचिन पायलट का जन्मदिन अभी आया, मारवाड़ में उन्होंने मनाया, और ये कहा गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उनके समर्थकों की बहुत मांग थी। अब आपको लगता है कि 2028 में क्या इस तरह की ही परिस्थितियां रहेंगी या परिस्थितियां बदल जाएगी? आलाकमान ने कुछ बीते वक्त से सीखा भी है या नहीं? ये तो आलाकमान स्वयं तय करेंगे राजस्थान के परिदृश्य को देखकर कि आगे उन्हें किस तरह के निर्णय लेने हैं। लेकिन निश्चित तौर पर नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीदें कई गुना बढ़ जाएंगी। हालांकि हमारी पार्टी कभी भी किसी व्यक्ति को चेहरे के रूप में प्रस्तुत नहीं करती कि ये आने वाला मुख्यमंत्री बनेगा। ये निर्णय पार्टी का आलाकमान, केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की राय के बाद तैयार करता है या निर्णय लेता है कि कौन व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। तो इसलिए ये 2028 तक कौन किस परिस्थिति में रहेगा, प्रदेश की जनता का मूड क्या है, किन लोगों को टिकट दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है, उन सब को लेकर जो भी निर्णय लिए जाएंगे। जी बिल्कुल। बहुत सारे बातें हमने आपसे की, कई मुद्दों पर बातचीत की। लोकेश जी, आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से बीजेपी की सरकार काम कर रही है, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि अभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन एसआई भर्ती को लेकर जो परीक्षा रद्द हुई है, युवाओं की मांग है कि परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि परीक्षा रद्द की जानी चाहिए थी या नहीं की जानी चाहिए? देखिए, अगर ये स्पष्ट हो गया और सारी जांच में ये पता लग गया कि पेपर लीक हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिनके साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने तो वास्तविक तैयारी करके एग्जाम दिया, उनके साथ तो धोखा ही हुआ ना। बिल्कुल। जिन लोगों को पेपर मिल गया और उन्होंने उसकी वजह से एग्जाम पास कर लिया, तो उनको क्या जोर आया? उन लोगों के साथ, उन नौजवानों के साथ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने अपने गांवों से, दूर दराज से आके शहरों में रहकर पढ़ाई की, मेहनत की, और वो सफल नहीं हो पाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो अगर ये रद्द होता है और इसमें वास्तविक रूप से ये तय पाया जाता है या ये सारे सबूतों के साथ ये मिल जाता है कि पेपर 100% लीक हुआ था, तो रद्द किया जाना चाहिए। उन लोगों के पक्ष में आना चाहिए जिन लोगों को उस पेपर लीक की वजह से नुकसान हुआ। भाई, अगर समान रूप से एक ही स्थिति में रहकर सब एग्जाम देंगे तभी तो न्याय होगा युवाओं के साथ। अन्यथा तो वो एक के साथ पक्ष हो गया और एक के साथ अन्याय हो गया। तो वो अन्याय ना हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राजस्थान के युवाओं के साथ किसी भी स्थिति में अन्याय ना हो। और प्रदेश की सरकार जो वादे कर कर आई, जिन्होंने इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, जिस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग लगाया करते थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, वो सारी जो इन्होंने घोषणाएं की, भरोसा दिलाया, वादे किए, उन पर खरा उतरने के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ वही पुरानी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। प्रदेश की जनता को जो भी आपने भरोसा दिलवाया उस पर आगे बढ़ने के लिए काम करें। हालांकि 1.25 वर्ष के समय में अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लें या प्रदेश की आप किसी भी स्थिति को आप चेक कर लें, कहीं भी ना तो नौजवानों के हक में कोई काम किया है, ना महिलाओं के हक में कोई काम किया। जो वादे किए थे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो घोषणाएं आपने अपने उस घोषणा पत्र में की होंगी, उन तक को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, उन पर क्रियान्विति करेंगे उनकी, तो अभी काफी अच्छा राजस्थान का जो मतदाता है वो ये महसूस करेगा कि हाँ, हमने सही पार्टी की सरकार बनाई थी। तो कम से कम उन वादों को याद रखें और जनता के हित में फैसले लें, जनता के लिए काम करें। ठीक है, एक अंतिम सवाल और।
2023 में आप भी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट आपको नहीं मिला। 2028 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्या अब आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं राजनीतिक पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और हर पार्टी के कार्यकर्ता की ये इच्छा होती है कि उसे चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हो। मैं बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब ये पार्टी को तय करना है कि मुझे कहाँ से टिकट दिया जाएगा, कहाँ से मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन मैं पूरी तरह से राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए टिकट की मांग करूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। जब टिकट मुझे दिया जाएगा तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव जीतकर भी आऊंगा। क्या आपने सीट तय की है कि आपको कहाँ से चुनाव लड़ना है? क्या वो ये पश्चिमी सारा राजस्थान की कोई खुलासा तो सीट अभी क्यों होगी करवाना या चाहते मेवाड़ की कोई सीट होगी? हैं? समय आने पर इस बात को भी मैं स्पष्ट करूंगा कि जी किस सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा। जी बिल्कुल। समय बहुत बड़ी चीज होती है और वो परिस्थितियां क्या रहती हैं वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम मुद्दों पर खुलकर हमसे बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो दर्शक हमें देख रहे थे उनका क्या कुछ कहना है? लोकेश शर्मा ने कई बातों को लेकर खुलासे किए हैं। अशोक गहलोत को एक तरीके से चेतावनी भी दी है कि अगर उनको लगता है, उनके पास सबूत है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।